welcome the decision to set up the AI Foundation at the Council for Sustainable AI. I congratulate France and my dear friend President Macron for these initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global South and its priorities, concerns and needs. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. Thank you. Everybody up for a group photo with the co-hosts, please. स्थापित करने और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन और समाज को बदल रहा है। हमें प्रशासन और उसके प्रयोगों पर खुलकर बात करनी होगी। ये दूसरी तकनीकों से अलग है। इसके ज़रिए दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा। इस तरह के कई क्षेत्रों में इसके प्रयोग का फ़ायदा दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई के ज़रिए जो गलत हो रहा है उस पर लगाम लगाना भी ज़रूरी है। गलत सूचनाओं और डीप फेक से बचना ज़रूरी है। एआई में ऊर्जा की खपत पर भी ध्यान रखना होगा। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें इस वक्त, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और इमानुएल मैक्रों वहां पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के पहले यहां शामिल हुए हैं पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन में। पेरिस में इमानुएल मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, ये जो इस वक्त शिखर प्रधानमंत्री मोदी एआई सम्मेलन में शामिल हुए हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और फ्रांस का उनका ये दौरा जो है वो किस तरह के मायने रखता है? अमेरिका के पहले वो फ्रांस पहुंचे हैं। जी देखिए, एआई समिट के बाद ये फैमिली फ़ोटो की तस्वीरें सामने आ रही है, जब तमाम जो इसमें जिन्होंने शिरकत की है उनके साथ एक तस्वीर जो है वो ली जा रही है। और आपने सही कहा कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इसमें एआई को लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है, आगे भी चर्चा होगी। और ख़ासतौर पे पीएम मोदी ने अपने समापन भाषण में इस बात का जिक्र किया कि अगला जो एआई समिट है भारत में, उसका आयोजन करने में भारत को खुशी होगी। यानी कि जो चौथा एआई समिट है वो भारत में होगा, भारत उसका आयोजन करेगा, तो ये एक और बड़ा मौका होगा भारत के लिए। जहां तक अभी की बात है तो शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत इस बात से की थी कि किस तरीके से एआई का जो इस्तेमाल है वो सकारात्मक तौर से होता है, और दूसरी तरफ जो है नकारात्मक तौर से भी उसका इस्तेमाल जो है, उसका चलन जो है काफ़ी बढ़ रहा है। उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि किस तरीके से इस बात का खतरा महसूस किया जा रहा है कि एआई के आने से नौकरियाँ चली जाएंगी, और उन्होंने कहा कि कभी भी तकनीकी के आने से, उसके ईजाद होने से दुनिया खत्म नहीं होती, नौकरियां खत्म नहीं होती। तो इस तरह की शंकाओं का समाधान भी उन्होंने किया, और कैसे एक ग्लोबल पार्टनरशिप की जाए, कैसे ग्लोबल साझेदारी की जाए एआई को ज़्यादा एक उपयोगी बनाने में, और इससे डीप फेक जैसे जो खतरे हैं उसको रोकने में। इस पूरे मुद्दे पर उनका जो अभिभाषण है वो केंद्रित रहा। और अब यहाँ का दौरा, इस समिट के बाद अब द्विपक्षीय बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, वो भी काफ़ी अहमियत रखता है, खासतौर पर रक्षा। बातचीत में भी किन मुद्दों पर बात होगी, इस पर भी आपसे बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ। पहले सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस सम्मेलन में शामिल हुए एआई समिट में, तो उन्होंने क्या कहा है। AI is already
reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. And we have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. That is why during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि किस तरह से एआई हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। इट्स रीशेपिंग द फ्यूचर। अब फ्रांस और भारत के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। उमा, तो इस बातचीत अमेरिका जाने के पहले ये जो बातचीत है, इसमें इसका क्या फोकस होगा, इसका क्या कोई अंदाजा है? जी देखिए, सबसे बड़ा फोकस तो डिफेंस को लेकर है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से फ्रांस जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस जो साझेदार है वो बन गया है। और 33% जो डिफेंस की जो डील है, जो इक्विपमेंट्स आते हैं, जो हथियार या लड़ाकू विमान आते हैं, वो अब फ्रांस से आते हैं। जो पहले डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रूस पे थी, जो 76% से घटकर अब 36% पे रह गई है। अभी भी रूस सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरे नंबर पर फ्रांस आ गया है। इस दौरे में 26 रफाल एम जो कि नेवी के काम आएगा, उसको लेकर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। साथ ही साथ स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेकर भी 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लेकर भी समझौता होगा, इस बात की भी जो उम्मीद है वो जताई गई है। साथ ही साथ अगर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें तो मार्शले में प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा होगा कल, वहाँ पे वो भारतीय कॉन्सुलेट का उद्घाटन करेंगे। और इस तरीके से जो फ्रांस से भारत आना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा और ऐसे दूसरे कामकाज में सहूलियत होगी। तो ये जो एक दौरा है न सिर्फ डिफेंस से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसका जो ट्रेड का एस्पेक्ट है वो भी है। साथ ही साथ जिस तरीके से इंडो पैसिफिक को लेकर भारत की और दुनिया के कई देशों की चिंता रही है, उसमें भी उसका भी एक कंपोनेंट जो है वो फ्रांस के इस दौरे में जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो एक चुनौती वाली जो मोर्चे हैं उस पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। तो एक साझा बयान दोनों देशों की तरफ से, दोनों नेताओं की तरफ से जारी किया जाएगा जब ये द्विपक्षीय बातचीत खत्म होगी, और उसमें कुछ बिग टिकट्स डील निकलकर सामने आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जी, कुछ बिग टिकट निकल के इसमें से आएगा, खास करके डिफेंस पर फोकस है। शुक्रिया आपका उमा शंकर। प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हो रही है, द्विपक्षीय बातचीत होगी एआई समिट के बाद, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी परिधि, जो फ्रांस में पेरिस में मौजूद हैं। परिधि, आपसे और जानकारी चाहेंगे कि अब द्विपक्षीय बातचीत भी शुरू होने वाली है, बायलैटरल बातचीत होगी भारत और फ्रांस के बीच, और इस दौरे का फोकस जो है इस ट्रिप का वो क्या है, और वहाँ पे कैसे देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा? जी बिल्कुल नगमा, काफ़ी एक्साइटिंग डे है आज पेरिस में, दूसरा दिन है ये समिट का। हमने जैसे कि सुना प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है, ओपनिंग रिमार्क्स। प्रेसिडेंट मैक्रों ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे दिए हैं। जो अमेरिका के उपाध्यक्ष हैं जेडी वैंस, उन्होंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं। तो जहाँ तक कि एआई समिट का सवाल है, जो बड़े नेता हैं देश तमाम देशों के, वो भी फिलहाल एआई समिट में मौजूद हैं और वार्तालाप बातचीत एआई के ऊपर जारी है। जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है नगमा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो इंडिया का स्टैंड है अभी फिलहाल, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडिया की। क्योंकि जहाँ तक कि सवाल है टेक्नोलॉजिकल डिवाइड का, उसको ब्रिज करने के लिए इंडिया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अगर हम सोचें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका जो
जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है वो मोस्टली अभी फिलहाल 3 देशों में हो रहा है, अमेरिका, फ्रांस और चाइना। एटलीस्ट अगर हम बात करें, जो हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है, जैसे कि ChatGPT हो गया फॉर एग्जांपल, जो कि अमेरिका का है, तो कंपटीशन जो है वो जारी है। बट जहां तक कि भारत का सवाल है, भारत जैसे कि मैंने कहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है टू ब्रिज दैट टेक्नोलॉजिकल डिवाइड। वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड जो है उसको ब्रिज करने के लिए भारत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो टेक्निकल डिवाइड है उसको उस गैप को ब्रिज करने के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण देश है और इस हिसाब से भी भारत की भूमिका अहम होती है। शुक्रिया आपका परिधि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिधि मौजूद हैं पेरिस में। आप देखें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो AI समिट की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और उन्होंने बताया कि किस तरह से दूसरी तकनीकों से अलग है AI। आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर निर्मला सीतारमण इस समय बोल रही हैं। Immense uncertainties and the change in the global macroeconomic environment makes it challenging. So, if there are challenges which have actually made the budget preparation with a lot more uncertainties, I have to at least put in front of the August House that there are issues which are of global concern, which also have an impact on our own budget making. There is a continuation of global conflict in the Middle East. Russia-Ukraine war continues. Stagnation in global GDP and sticky inflation in the emerging markets are all vitiating the atmosphere in the entire developing economies. Actually, what is happening is where we have अभी बैठे ideally हैं, आप बैठे हैं, a situation सीट पे बैठे। which should encourage free trade, we are seeing more restriction. Where we very strongly vouch for globalization, we see a lot more fragmentation. Where we need fiscal prudence, we are seeing rising debt. Where we are seeing market forces which should actually play to make sure economies are going to be absolutely free and fair in its practices, we are seeing many restrictive industrial policies. We are also seeing that where multilateral forums should be playing a greater role, we are seeing bilateral partnerships and regional forums coming into play. So the world scenario in the last 10 years has actually turned almost 180 degrees, and as a result of which the challenges for any country in making their budget is far more complicated now rather than ever before. Now, as far as the first advanced estimates from NSO have come in, India's economy is expected to grow by 6.4% in real terms and by 9.7% in nominal terms. So during the current financial year, this is the picture which we want to present before you. The inflation trends, particularly food inflation, appears to be moderating. Sir, the union budget for 25-26 has sought to address these immediate challenges facing the domestic economy.